नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्तिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्तिक टीवी के इस संक्षिप्त कार्यक्रम कही सुनी में आपका स्वागत है। कही सुनी का ये जो प्रोग्राम है, इसमें आज हम बातचीत करने वाले हैं उर्दू उड़ के। आप इसको किसी भी तरह से इंटरप्रेट कर लें, लेकिन है तो वो बॉलीवुड जिसको कहते हैं, लेकिन अब तक तो वो उर्दू वुड ज़्यादा रही है। उर्दू वुड के एक जाने माने शायर हैं, जावेद अख्तर हैं। पहले फिल्में भी लिखी हैं। जावेद अख्तर का इन दिनों बड़ा शोरगुल है, चर्चा में है जावेद अख्तर, और ये चर्चा जुड़ी हुई है उनके पाकिस्तान विजिट से। पाकिस्तान विजिट के बाद जब वो भारत आते हैं, भारत में उनका जिस तरह से इस्तकबाल, जिसको कह सकते हैं आप उर्दू में, स्वागत किया जाता है और बहुत ज़्यादा प्रशंसा इन दिनों चल रही है। और ये कहा जा रहा है कि साहब जावेद अख्तर ने बहुत हिम्मत का काम किया और पड़ोस की धरती में जो बयान उनका चला, वो बयान काबिल तारीफ है। और ये इसको एक तरह से इंडियंस जो हैं वो इंडिया की प्रेज में देख रहे हैं, जबकि इसके जो इंटरप्रिटेशंस हैं, यदि आप इसको गहराई से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जावेद अख्तर इन दिनों भनभनाए हुए क्यों हैं और पाकिस्तान को इतना लानत बनामत में क्यों ला रहे हैं, क्यों उनको उलाना दे रहे हैं पाकिस्तानियों को। इसके कुछ गहरे कारण हैं। अभी हाल ही में जावेद अख्तर ने, हम आएंगे लाहौर में क्या कुछ हुआ ये तो आपको भी पता है, वैसे और विस्तार से थोड़ा सा जाएंगे तब और चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी हाल ही में जावेद अख्तर ने पहली बार तालिबान के अगेंस्ट मुंह खोला था, जबकि अफगानिस्तान में पिछले, आप देख सकते हैं, लगभग 3 दशक हो चुका है और तब से तालिबान वहां सक्रिय रहे, किस तरह की तबाही अफगानिस्तान में मचाई। तब जावेद अख्तर कुछ नहीं बोल पाए, चुप रहे। कोई एक भी बात उन्होंने तालिबान के अगेंस्ट नहीं कही। अफगानिस्तान में जिस तरह से वहाँ की महिलाओं को, वहाँ के जनजीवन को जिस तरह से तबाह कर दिया गया है, और कोई डेमोक्रेसी नहीं है, वॉरलॉर्ड्स हैं, वॉरलॉर्ड्स की हुकूमत है और उस हुकूमत में जनता सिसक रही है, महिलाएं सिसक रही हैं। ये बात है। अब इसके तार क्या हैं, ये हम आज डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले एक जो बयान इस वक्त सबसे ज़्यादा हेडलाइंस में है, जावेद अख्तर जब हिंदुस्तान की धरती पर आते हैं, और वो जो बयान है इसका इंटरप्रिटेशन भी आपको हमको देखना है। जब उनसे पूछा गया कि आपने पाकिस्तान की धरती पर इस तरह का बयान दिया तो आपको क्या डर नहीं लगा, इसके ऊपर जावेद अख्तर का यह कहना था कि जब मैं यही नहीं डरता, जब मुझे यही नहीं डर लगता, तो वहां क्या डरूंगा। आप इसका थोड़ा सा यदि मतलब खोलकर समझेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगी बात। उनका यह कहना है कि यहां तो ये हम माइनॉरिटी में हैं और वहां तो हमारा मरकज है, एक तरह का हमारा सेंटर है, पाकिस्तान तो हमारा है, तो वहां किस बात का डर। जब मैं यही नहीं डरता, जब मुझे यही नहीं डर लगता, तो पाकिस्तान में क्यों कर डरूंगा आखिर। क्योंकि पाकिस्तान में तो इस्तकबाल होता है, स्वागत होता है और हर बार जाते हैं जावेद अख्तर। तो ये जो बयान है इसका इंटरप्रिटेशन देखने की जरूरत है, क्योंकि इसकी जो हिस्ट्री है, इसका जो पसमंजर है, इस बयान के पीछे की जो मानसिकता है और इस बयान के पीछे पाकिस्तान को लेकर जो सोच है, वो हमें जरूरी रूप से देखनी है। और हमें एक बात का और ध्यान रखना है कि इस तरह के जो बयान होते हैं, वो कोई, आप इसको ज्यादा उस उत्साह में ना लें कि वो इंडिया की प्रेज करके आए वहां, कभी नहीं। ये बात कुछ और है, कहानी कुछ और है, ये हम आज बात करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान के लाहौर में एक फंक्शन हुआ। शायर है पाकिस्तान के फैज अहमद फैज की याद में हर साल एक कार्यक्रम होता है वहां, और इस बार भी एक कार्यक्रम हुआ। इसमें जावेद अख्तर को बुलाया गया था और लगभग आप देख सकते हैं कि इस तरह के जो मुशायरे होते हैं, इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं पाकिस्तान में, उसमें जावेद अख्तर लगभग हर साल आना जाना उनका लगा रहता है और वहां पर उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, इसीलिए उनको हर बार वो बुलाते भी हैं। और इस फैन फॉलोइंग के क्या कारण हैं, ये भी हम आज आपके समक्ष रखना चाहते हैं। तो ये जो प्रोग्राम था, इसमें एक महिला ने जावेद अख्तर से पूछा कि हम जो हैं पाकिस्तानी, वो तो हिंदुस्तानियों को बहुत प्यार से देखते हैं, लेकिन हिंदुस्तानी हर पाकिस्तानी को आतंकवादी समझता है, टेररिस्ट समझता है। इसके ऊपर जवाब देते हुए जावेद अख्तर ने कहा कि यदि हिंदुस्तान में ऐसा समझा जाता है तो उसके पीछे कारण भी हैं, और मुंबई अटैक जो आप लोगों की धरती से कराया गया हुआ, वो दहशतगर्द आज भी पाकिस्तान की धरती पर घूम रहे हैं। ये बयान था जावेद अख्तर का वहां पर, जो फैज अहमद फैज की याद में जो कार्यक्रम था उसमें। अब बात यह है कि केवल मुंबई अटैक की याद, 2008 का एक जो अटैक हुआ मुंबई में, बहुत ही खौफनाक अटैक था, बहुत ही
विभत्स कारनामा था आतंकियों का, पाकिस्तानियों का। लेकिन केवल और केवल मुंबई की बात करना, यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि 2008 में हुई ये जो 26/11 की घटना है, इसको केवल याद किया गया। संसद हमला, करगिल हमला, ये कुछ नहीं। इतने बम फोड़े गए देश में, सीरियल बम ब्लास्ट हुए, दाऊद एंड गैंग वाला जो काम था वो भी मुंबई में हुआ, उसको याद नहीं किया गया। केवल 26/11। और उसका कारण, उसमें एक अजमल कसाब नाम का जो जिसको कसाब वहाँ पाकिस्तान में कसाई को कहते हैं, वो बेसिकली तो ये कन्वर्टेड लोग हैं, तो कन्वर्टेड जो लोग हैं उनकी ज़्यादा वहाँ भी कोई कदर नहीं। यहाँ पर भी आप जानते हैं कि जो एलिट्स हैं मुसलमानों में, इनमें जातिवाद जबरदस्त है। ये जो पसमानदा मुस्लिम्स का जो आप लोग सुनते हैं, ये वही लोग हैं जो जातियाँ, जो जिनको हम नीची जातियाँ कहते हैं मुसलमानों में। हमारे यहाँ तो इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट भी जो लाया गया है, वो भी कभी बात करेंगे इस बारे में भी कि जातियों का जो मसला क्या है, किस तरह से समाज को, हिंदुस्तान को बांटने का काम हुआ है, लेकिन आज उसका टॉपिक नहीं है। तो कसाब था अजमल, अब उसके ऊपर ठीकरा फोड़ने में आसानी है, और मुंबई में चूंकि मैं तो रहता हूं, तो जस्टिफाई करना भी एक आसानी की बात हो जाती है। और इसका जो बैकग्राउंड है इस स्टेटमेंट का, वो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टेटमेंट दे दिया आपने, और यदि ये आपका मन, आपका जो जिसको कहते हैं पायस होता, दिलो दिमाग, तो बात बहुत ही जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, उसको लेकर जावेद अख्तर के इन दिनों सोच के सारे फ्यूज जुड़े हुए हैं, और वो उलझन में है कि आखिर हो क्या रहा है। क्योंकि जिस तरह की परवरिश है, परवरिश जो है वो उन्हीं लोगों के बीच है, उन्हीं लोगों के बीच में संगत है जो लोग भारत को मुगल राज के अंडर में आज भी समझते हैं। और जावेद अख्तर का भी यही सोच है कि ये क्या हो गया आखिर। और पाकिस्तान को, चूंकि आप जानते हैं कि भारत का जो एलिट मुसलमान है, वो पाकिस्तान को अपना एक तरह से घर मानता है, सेंटर मानता है, इस्लाम का सेंटर मानता है। और पाकिस्तान के बारे में आप लोगों ने कभी भी उनसे ज़्यादा कोई बुराई नहीं सुनने को मिलती है। और वो कहते हैं भी पड़ोसी मुल्क है, आप पड़ोस की तरह बिहेव करें, और वो भी एक मुल्क है। इस तरह की बातें तो आपने सुनी होगी, लेकिन कभी भी कोई बुराई, चाहे वो 1965 का वॉर वेज किया जाना हो, चाहे 47 में जिस तरह से वहाँ पर हिंदुओं के साथ में, सिखों के साथ में, बाकी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके साथ में जो अत्याचार हुए हैं, बलात्कार हुए हैं, उनके बारे में कोई बात नहीं करते हैं लोग। और जावेद अख्तर की जहाँ बात हम लाहौर की कर रहे थे, पहले लाहौर में बैठकर, लाहौर की धरती पर आप बात कर रहे थे, आप ये भी कह सकते थे कि वो लाहौर जो किसी जमाने में ये कहा जाता था लाहौर के बारे में कि जिन लाहौर नहीं देखा वो जन्मिया ही नहीं। ये पंजाबी की कहावत है, लाहौर चूंकि पंजाब का पार्ट है, तो पंजाब पूरे रीजन में ही ये कहावत चलती थी आज़ादी के पहले कि लाहौर इतना खूबसूरत शहर है कि जिसने लाहौर नहीं देखा उसने मानो जन्म नहीं लिया। इतनी खूबसूरत सिटी। वो खूबसूरत क्यों थी? क्योंकि वहां पर मुसलमानों के अलावा लोग जो रहते थे, उन्होंने उस सिटी को प्रॉस्पर बना रखा था। आज लाहौर के हालत देख लीजिए आप, कुछ नहीं। आज़ादी के 10-20 साल तक वो जो लेगेसी थी वो रही, कराची की भी रही और लाहौर की भी रही। कराची सिटी ऑफ लाइट्स कही जाती थी उस जमाने में, कॉस्मोपॉलिटन सिटी थी कराची। पोर्ट था, जबरदस्त कल्चर थी, इंटरमिंगल थे लोग। और उस टाइम वो कत्लो गारत वाला वो सीन नहीं था, व्यापार कारोबार फला फूला हुआ था। राजधानी थी वो कराची, एक तरह की इकोनॉमिक कैपिटल थी वो संयुक्त भारत की, यदि हम देखें तो। पहले ढाका, फिर कराची, आजकल जैसे हम मुंबई को देखते हैं। आजकल कराची के हालात देख लीजिए, बदहाली, सड़कें खुदी पड़ी, सड़कें हैं ही नहीं, गर्द उड़ रही है, खाने को है नहीं, और आपस में बमबारी चल रही है, मस्जिदों के बाहर पुलिस पहरे देती है। ये स्थिति कराची की हो गई है। लाहौर की स्थिति हम देखें यदि, सर गंगाराम हॉस्पिटल वहां पर है। सर गंगाराम कौन थे? वो तो कोई मुसलमान नहीं थे पाकिस्तान के। गुलाब देवी हॉस्पिटल है। गुलाब देवी कौन थी? इतने बड़े बड़े पब्लिशिंग हाउस थे वहां पर, इतने बड़े बड़े जिसको कह सकते हैं जो आजकल हम जिसको कटले कहते हैं, व्यापार के केंद्र जो है वो थे। एक इतना खूबसूरत शहर तबाह करके रख दिया है। और माइनॉरिटी कहाँ गई? जावेद अख्तर जाते ही ये पूछते कि भाई यहाँ पर इतने बड़े बड़े लोग रहते थे, वो आज कहाँ हैं? वो बाजार आज कहाँ है? लेकिन ये बात नहीं आती है मुंह पर। सवाल का जवाब ये जो दिया गया, इसके पीछे का दर्द यह है कि इस वक्त पाकिस्तान में तहरीक तालिबान नाम का ये जो संगठन है, वो इस वक्त भयंकर तबाही मचाए हुए है पाकिस्तान में। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसको हम टीटीपी कहते हैं, टीटीपी ने
ये ऐलान कर दिया है एक तरह से कि पाकिस्तान को अब वाकई इस्लामिक रियाया बनाया जाएगा, इस्लामिक स्टेट वाकई बनाया जाएगा। और ये इस्लामिक स्टेट जो है वो अफगानिस्तान जिस तरह का भी बना आपके सामने, वो इस्लामिक स्टेट हो चुका है। इस्लामिक अमीरेट ऑफ अफगानिस्तान उसका नया नाम है बाकायदा। तो अब वो इस्लामिक अमीरेट ऑफ पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। तो पहले जब आपने अफगानिस्तान बनाया तब आपके दिमाग में नहीं आई थी ये बात कि अब जो है इस्लाम का पूरा जो शरिया का कानून है, जो इस्लामिक पूरी व्यवस्थाएं हैं, वो लागू होंगी पाकिस्तान के ऊपर। और ये जो अभी राज किया जा रहा है, इसको अंग्रेजी राज कहते हैं, वो एंग्लो सेक्शंस का राज कहते हैं। तो अंग्रेजी सिस्टम का जो राज है उसको ये जो तालिबानी है ये चाहते नहीं। अब यदि तालिबान का राज पाकिस्तान में भी हो जाता है तो फिर जावेद अख्तर जैसों की शायरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इस्लाम में शायरी वगैरह करना, ये नाच गाना करना या संगीत लिखना, फिल्मों में काम करना, ये बंद है। फिर इनका आना जाना बंद हो जाएगा। असली कहानी यह है, रोजी रोटी का संकट है। आज जो फिल्में चलती हैं पाकिस्तान में, वो फिल्में बंद हो जाएंगी, क्योंकि इनकी बड़ी ऑडियंस है वहां। उर्दू में पोइट्री लिखना, उर्दू की शायरी करना, तो उसकी वहां पर डिमांड है। तो पेट में दर्द असल में यह है। और तालिबान की भी जो अभी हाल ही में बयान आए हैं वो भी हम आपके सामने रख रहे हैं। अफगानिस्तान का जो तालिबान है, अफगान तालिबान के बारे में जावेद अख्तर चूं तक नहीं बोल पाए। यदि वो पहले राज में आए थे तब भी कुछ नहीं बोला, इस बार जब डेमोक्रेटिक सरकार का तख्ता पलटा गया तब भी चुप रहे। जबकि यहां पर मोदी की सरकार को अनडेमोक्रेटिक बताकर, आपने कई बयान सुने होंगे जावेद अख्तर के, इस तरह के ट्वीट करते रहते हैं कि ये जो लोग हैं ये फासिस्ट लोग हैं। प्रधानमंत्री मोदी को जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी जावेद अख्तर ने इसी तरह की बात की। लेकिन पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करते, वहां की आर्मी के बारे में कोई बात आपने जवान से सुनी नहीं होगी। इस वक्त पाकिस्तान में जो सियासी संकट चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से बातें कर रहा है, इसके ऊपर कोई बयानबाजी नहीं है। और पाकिस्तान में जिस तरह की भी इस्लामिक स्टेट वो बनी है उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं करते कि भाई आप डेमोक्रेसी उस तरह के लाइए ना। सेकुलर की कोई बात नहीं करते। यहाँ सेकुलरिज्म का पूरा झंडा बरदार है जावेद अख्तर, वहां सेकुलरिज्म की बात करने में आप जानते हैं फिर तो इनकी स्थिति खराब हो जाएगी। तो सेकुलरिज्म की कोई बात नहीं। आर्मी ने जितने अत्याचार किए हैं पाकिस्तान में उसकी कोई बात नहीं करते जावेद अख्तर। यहां का जो डेमोक्रेटिक और सेकुलर सेटअप है उसकी जरूर गाए बगाए करते रहते हैं, लानत बनामत। तो ये दोहरा चेहरा है असल में। हम ये आपके समक्ष रखना चाहते हैं कि ये जो आग लगी पड़ी है पूंछ में, ये इसलिए लगी है जावेद अख्तर के कि अब पाकिस्तान का क्या होगा। जो बड़े सपने थे इनके पूर्वजों के कि मुसलमानों के एक अलग मुल्क बने, हालांकि ये लोग नहीं गए, ये लोग अपने कारनामे में यहां टिके रह गए हैं। वो कारनामा भी ये करते रहते हैं दिनों दिन, ऐसा नहीं है कि ये चुप हैं। लबादा उड़ रखा है कम्युनिस्ट का, एथिस्ट का, बाकी हैं वही पैटर्न है, वही काम करने का अंदाजा है, क्योंकि छुप के भी काम किया जाना एक पॉसिबिलिटी है उधर, तो वो करते हैं इस काम को। अब बात यह है कि अचानक से तालिबान की वजह से हुआ। बात यहां हम जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि जहां परवरिश हुई है, जहां इनके पिताश्री की परवरिश हुई, ये जो इलाके हैं इनमें हम नाम ले सकते हैं, रामपुर है, भोपाल है, टोंक है, इंदौर है। ये जो सिटीज हैं, यहां पर जो लोग हैं और जो लोग रहे हैं पहले, वो उसी सोच विचार के लोग रहे हैं। और सोच विचार वही है कि हमारा राज था और हमारा राज आएगा, और वही मुसलमान पायस है, मुसलमान पाक है। और यहां से जो लोग गए हैं, एलिट जिसको आप नवाबों का इनका मान सकते हैं, जो उस वक्त के मुगल दरबार में जो लोग थे, तो 1857 के बाद से लगाकर 1947 तक यदि हम देखें तो अंग्रेजी हुकूमत में ये जो लोग थे, जिनको मुगल दरबार के एलिट लोग कह सकते हैं, या कि दूसरे जो मुगलों के अलावा भी जो हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक तरह की नवाबत थी, वो लोग धीरे धीरे करके एकजुट हुए और उन्होंने अपना एक एजेंडा रखा और वो पाकिस्तान बना, और वो पाकिस्तान में चले भी गए। वहां उनको जागीरदार और बडेरे कहा जाता है। कुछ उनके लोग यहां पर हैं जिनमें ये फैमिली भी है जावेद अख्तर की। तो ये फैमिली इसलिए सिंपैथाइजर है वहां के, क्योंकि जब तालिबान वहां गड़बड़ करता है तो इनके पेट में दर्द होता है, क्योंकि इनकी रियासत है वो, इनकी राजधानी के ऊपर कौन अटैक कर रहा है, ये इनके दर्द है असल में पेट में, और कोई बात नहीं है इसमें। पाकिस्तान की जो आज की स्थिति है, आर्थिक स्थिति, जिस तरह से दर्द हो रहा है इनके कि अब क्या होगा, और यदि तालिबान आ गया तो क्या होगा, ये दर्द है। अफगान तालिबान के बारे में, ISIS के बारे में आपको कम, मतलब बोलते ही नहीं। ISIS के बारे में तो हो सकता है कुछ दे दियो बयान, लेकिन
अफगान तालिबान के बारे में कोई बयान नहीं, क्योंकि वो पाकिस्तान अपना उसको 5वां सूबा मानता है। तो जब ये पाकिस्तानी सोच के लोग हैं वो अफगानिस्तान को 5वां सूबा मानते हैं और ये माना जाता है कि वो उनके कब्जे में आ गया है, तो खुश हो रहे हैं। दुख मनाने की क्या बात है? दुख तो मना है अफगानी जनता। अफगानी जनता जो है उनको ये अलग ट्रीट करते हैं। अफगानियों को तो मुगलों ने भी, हम सबको पता है कि मुगलों ने अफगानियों को ही हराकर यहाँ की राज व्यवस्था ली थी। तो ये व्यवस्था है, बाबर ने अफगानियों को ही तो हराया था, ये इतिहास इसमें है। तो अफगानियों से आज भी इनकी नफरतें हैं जो मुगल सपोर्टर्स हैं, और अफगानी इनसे भी उसी तरह से व्यवहार रखते हैं। हालांकि वो मुसलमान हैं इसलिए बस ठीक है, वो एक बात जरूर है। बाकी पाकिस्तान का ये जो बडेरे हैं, जो जागीरदार हैं, सारे मुगल दरबार के ही लोग हैं, क्योंकि मुगलों ने काफी लंबे टाइम तक ये सारा राजकाज किया, तो इन्हीं के लोग फिर पनपे थे। और उसमें जावेद अख्तर का जो परिवार है वो भी पनपा हुआ परिवार है मुगलों के ही दरबार में। इसलिए अब जो ये जगह हमने बताई हैं, रामपुर वगैरह, टोंक वगैरह, लखनऊ, ये जगह वो जगह है जहां से अफगान तालिबान को और पाकिस्तानी तालिबान को डिफरेंशिएट करके देखा जाता है। अफगान तालिबान को गुड तालिबान कहते हैं और पाकिस्तानी तालिबान को बैड तालिबान कहते हैं। यह नैरेटिव तब से आया है जब से टीटीपी बनी है। टीटीपी बनने के साथ ही वो बैड तालिबानी हो गए हैं। अब बैड तालिबानियों की चल रही है वहां। अब इशारा यही था ना जावेद अख्तर का कि वो लोग आज भी सड़कों पर घूम रहे हैं। तो कौन लोग थे? मुंबई हमलों में तो लगभग सारे न्यूट्रलाइज हो चुके हैं लोग। आज भी कौन घूम रहे हैं पाकिस्तान की सड़कों पर? वो टीटीपी के लोग घूम रहे हैं, और टीटीपी से इनको दर्द है। वो बैड तालिबान है इनके लिए, और उसने अभी जो हालत कर रखी है उससे परेशानी है। ये बयान इस वजह से दिया गया। अदरवाइज आप उठाकर देख लीजिए इनकी यात्राओं का जो वृतांत है। ये अक्सर पाकिस्तान जाते हैं, लेकिन कभी इस तरह के अटैक्स की कोई बात नहीं की इन्होंने। वहां माइनॉरिटीज के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके ऊपर कोई इन्होंने कमेंट नहीं किया। वहां पर जिस तरह की अनार्की फैली हुई है, आर्मी का जिस तरह का मसला है, जिस तरह से ये अब भीख मांगने की स्थिति आ गई है, उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि वो तो हमारा घर है। जहां मुझे यहीं डर नहीं लगता तो मैं वहां क्या डरूंगा? ये है इसकी वजह कि घर है वो। और मुगलों का दरबार का जहां तक बात है, तो एक बार की हम ब्रीफली ये भी आपको इसी का पार्ट है कि वो कैसे मुगलों के दरबार में किस तरह से इनका जुटाव है। जावेद अख्तर के फादर जानिसार अख्तर उन लोगों में शामिल हैं। ये पहली पीढ़ी है जो एक तरह से कम्युनिस्टों का सा लबादा ओढ़कर मुंबई पहुंचे ये लोग, क्योंकि उस टाइम इनके पास कोई रोजगार वगैरह उस तरह का बचा नहीं था, क्योंकि जागीरें जो थी इनकी वो सब जब्त हो चुकी थी। और भारत सरकार जिस तरह से आई, और इन नवाबों का और इन जो लोग थे इनका काफ़ी, और नेहरू जी की जो सोच थी वो यही यूपी और बिहार में जो इनका नेटवर्क था, इसकी वजह से हालांकि बहुत सारा गलत दिशा में भी चला गया वो काम। जो बाकी के जो भारत में जो छोटी छोटी खेती की जो स्थिति थी उसमें वो माइक्रो लेवल तक उन्होंने कर दिया। वजह यही थी। लेकिन तो ये बात है जिसकी वजह से ये फिर वहां पहुंच गए, और इन्होंने फिर ये उर्दू का सारा आप देख लीजिए कि हिंदी फिल्मों में, जिनको हम हिंदी फिल्में कहते हैं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहते हैं, उसमें मैक्सिमम उर्दू का काम है। अब जाकर तो धीरे धीरे दूसरे जो लोग जा रहे हैं वो थोड़ा चेंज कर रहे हैं। शायरी भी चेंज हो रही है, कविताएं आ रही हैं उसकी जगह। और हालांकि बहुत प्रभाव है अभी भी फिल्मों में, पैसा भी लगभग वहीं से दुबई वगैरह का नेटवर्क आता है, ISI का उसमें है, क्योंकि वो चाहते हैं कल्चरल इन्वेजन चाहते हैं कि किसी तरह से उर्दू वगैरह का। जबकि आपको हम ये भी जानकारी में रख दें कि मुगल दरबार में इवन उर्दू का कोई इस्तेमाल नहीं था। ये उर्दू जो थी ये किन्हीं और लोगों की भाषा थी, जो इनके निचले स्तर पर जो सैनिक वगैरह जो वहां से आए हुए थे, जिनको यहाँ की लैंग्वेज से कोई वास्ता नहीं था, तो उनका एक डेवलपमेंट सा हुआ। बाकी मुगल दरबार की यदि हम बात करें तो बाबर के ज़माने से लगाकर बाद तक ये दस्तूर बना रहा। ये आपस में फैमिली में टर्किश में बात करते थे मुगल, और राज दरबार का जो काम था वो पर्शियन में था, क्योंकि पर्शियन पहले से यहाँ पर चाहे अफगानियों की वजह से हो या इससे पहले जो इन्वेडर्स आए उनकी वजह से हो, उस वजह से पर्शियन जो थी वो दरबार की भाषा थी। और फारसी जिसको कहते हैं, हमारे यहाँ तो कहावत है कि पढ़ जा बेटा फारसी। तो नौकरी का एक तरीका था उस वक्त, राज की नौकरी मिल जाती थी उससे। दोनों लैंग्वेज हावी थी,
टर्किश राज दरबार के लोग जो अपने परिवारों में बोलते थे, और राज दरबार की जो लिखत पढ़त की जो भाषा थी वो थी पर्शियन, फारसी। उर्दू कहां से आ गई? अब ये उर्दू इनकी ईजाद की हुई है कि देश में एक तरह का डिवाइड बना रहे और हम तुम में से नहीं हैं। जैसे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में संस्कृत की बात आई कि संस्कृत इस देश की मूल धारा की भाषा है, तो सबसे बड़ा विरोध भी इन्हीं की लॉबी की तरफ से किया गया था। वो कोई और दिन हम डिस्कस करेंगे। और हिंदवी को लाने की बात की गई, जिसको आजकल हम उर्दू कहते हैं। हिंदवी की बड़ी पैरोकारी की गई कि नहीं, संस्कृत शब्द चलेंगे नहीं, अब वो लोगों की भाषा नहीं रही है, ये है वो है। कई तरह के तर्क उसमें दिए गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। बहुत लंबी चौड़ी बहस है उसके बारे में, ऑन रिकॉर्ड बहस है। तो ये जो उर्दू है, ये इनका एक अब जरिया बन गया लिखने पढ़ने का, फिल्मों को प्रभावित करने का, और एक नेटवर्क। और बड़े जो ये जानिसार अख्तर हैं, इनके साले जो थे मजाज, जो जावेद अख्तर के मामा हुए। हालांकि अब वहाँ मामा और उसका तो मौसा का तो कोई चक्कर है नहीं। मौसा की लड़की भी ब्याही जाती है और मामा की लड़की भी ब्याही जाती है, इसलिए मौसा कौन मामा कौन, ये तो हमारा टर्म है, उनके टर्म तो पता नहीं, वो जाने। लेकिन चूंकि यहाँ हिंदुस्तानी लैंग्वेज में बोलते हैं, इसलिए वो भी अब मामा बोलते हैं। तो जबकि इस रिलीजन में इस तरह का कोई मामला नहीं है, मामा और फूफा या इस तरह का कोई चक्कर नहीं है। लेकिन मामा बहरहाल मान लें तो मामा मजाज, फिर अभी जो इनकी वाइफ है, दूसरी वाइफ है जवान आदमी, इनके फादर। तो एक पूरी लेगेसी मान सकते हैं आप, एक पूरा भंडार है एक तरह का ऐसे नामों का। ये नाम जावेद अख्तर के पिता जानिसार अख्तर, कोई बहुत ज्यादा चल नहीं पाए फिल्म इंडस्ट्री में हालांकि, लेकिन हाँ कुछ फिल्में बनाई भी, कुछ फिल्मों में शायरी वायरी भी है। तो ये जानिसार अख्तर के जो फादर इफ्तिखार हुसैन जो हैं, वो जावेद अख्तर के दादा हुए। ये खैराबादी हैं, खैराबाद के लोग थे। सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है खैराबाद, इसलिए खैराबादी कहलाते हैं। और इफ्तिखार हुसैन का एक दूसरा नाम भी था, मुज्तार खैराबादी। ये भी पोइट्री करते थे। बाप इफ्तिखार का कौन था, ये अभी पता नहीं है, कहीं रिकॉर्ड में नहीं मिल रहा है। इफ्तिखार हुसैन के पिता कौन थे, ये रिकॉर्ड में नहीं है। लेकिन इफ्तिखार हुसैन के दादा का नाम है, एक पीढ़ी गायब है पूरी। दादा जो हैं वो हैं फजले हक। 1857 में फजले हक ने जिहाद बुलंद की, और जब रिवॉल्यूशनरी फोर्स थी, मंगल पांडे वगैरह जो लड़ रहे थे, उनको जब ये पता लगा कि यदि इन लोगों का साथ दिया तो फिर हम वापस मुगल दरबार के अंडर में आ जाएंगे, तो वो फिर डिवाइड हुआ वहां पर। और फिर वो जो म्यूटनी जिसको हम कहते हैं, या पहला स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं, 1857 की क्रांति जिसको कहते हैं, उसमें जब इस तरह के तत्व आए सामने, और इन्होंने जब वो जिहाद वगैरह के नारे लगाए और बहादुर शाह जफर को उसका लीडर बना दिया, तब ये फिर डिवाइड हुआ। क्योंकि मंगल पांडे के साथ जो रिवॉल्यूशनरी लोग थे, वो ये नहीं चाहते थे कि हम एक इंपीरियल फोर्स से निकलकर, चंगुल से निकलकर दूसरी इंपीरियल फोर्स के अंडर में आ जाएं। उनका कहना यह था कि ये धरती हमारी है और इस धरती पर हमारे लोगों का राज होना चाहिए। लेकिन ये लोग जो थे, ये तो इनके तो एजेंडे वही थे कि वापस मुगल दरबार को पावरफुल किया जाए और बहादुर शाह जफर वापस से बादशाह बन जाए हिंदुस्तान के, जो कि लाल किले से पालम हवाई अड्डे जिसको आजकल कहते हैं, पालम गांव था पहले, ये वहां तक सीमित था इनका कार्यक्रम। छोटा सा एक परगना था जो अंग्रेजों ने की मेहरबानी से चल रहा था। सिक्योरिटी भी अंग्रेजों की थी, पुलिस भी अंग्रेजों की थी, और थाना कचहरी भी उन्हीं की थी, न्याय भी वो अंग्रेज अफसर ही कर रहे थे। और हम यहाँ पर चूंकि एक मिर्जा गालिब का नाम आएगा इसमें भी, तो मिर्जा गालिब को एक बार पुलिस पकड़ ले गई थी जुआ खेलते हुए। उस पुलिस के दरोगा को और उस मजिस्ट्रेट को भी बहादुर शाह जफर सिफारिश नहीं कर पाए थे, ये स्थिति। और मिर्जा गालिब को जेल में रहना पड़ा था। ये तो स्थिति बादशाह की थी। और बादशाह को जब इन्होंने आगे करके स्वतंत्र संग्राम की लड़ाई लड़ने की बात कही, तो फिर यह मामला उचक गया। ये स्थिति। अब मिर्जा गालिब का और इनका भी कनेक्शन देख लेते हैं। एक पीढ़ी गायब है, और इफ्तिखार हुसैन के बाद में यदि हम बात करें तो फजले हक, और फजले हक के जो पिता हैं वो हैं इमाम फजले इमाम। इमाम फजले इमाम जो हैं वो ये मुगल दरबार में यदि हम बात करें तो बात यह है कि फजले हक जो हैं परदादा, ये 1796 से 1861, और ये मरे अंडमान निकोबार में।
काला पानी में। वो क्या कारण थे वो कभी और बात की जा सकती है, लेकिन आज उसका सब्जेक्ट भी नहीं है। इमाम फजले इमाम जो हैं ये मुगल दरबार में थे बहादुर शाह जफर के पहले, और मुगल दरबार के रिलीजियस मामलों के यानी इस्लाम के मामलों के ये सलाहकार थे मुगल दरबार के। तो आप यूं जोड़ सकते हैं इसको कि यदि ये दावा करते हैं और इनके बारे में जो हिस्ट्री है वो ये कहती है कि ये उस खैराबादी फैमिली से हैं, फजले इमाम फजले ईमान के परिवार से हैं, तो फिर आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान में भी इनकी कितनी बड़ी पकड़ होगी, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा एलिट वर्ग हो गया ना, मुफ्ती थे, चीफ मुफ्ती ऑफ मुगल दरबार, तो सबसे बड़ा पद हो गया एक तरह से रिलीजियस मामलों में फतवा देने का, और फतवे देते थे वो। तो ये फतवा देने वाला जो परिवार है मुगल दरबार का, ये आज भी पाकिस्तान में उसी तरह से लिया जाता है जैसे कि कोई इमाम साहब आ गए हो, उस परिवार से आ गए हो। आप जानते हैं पाकिस्तान में फ्यूडलिटी है, अभी भी जागीरदारी सिस्टम चालू है और बड़ेरों का कार्यक्रम चालू है, वॉरलॉर्ड्स का कार्यक्रम। वो जो कबीलाई सरदार हैं वो आज भी हैं। अभी बलूचिस्तान की खबर पड़ी होगी आपने, जहां एक कबीलाई सरदार ने अपनी जेल बना रखी है, और ऐसे कई जागीरदार हैं जिनकी खुद की जेलें हैं वहां पर, ऐसे कई एक्स नवाब्स हैं जिनकी खुद की जेलें हैं, वो लोगों को पकड़ लेते हैं। और ये जो हिंदू हमारे सिंध प्रांत में खासतौर पर हिंदू जो हैं उनको ये मजदूरी पर रखते हैं। तो ये इनका पुराना हिसाब किताब है। तो ये मुगल दरबार का और ये जो एलिट बनकर जाना वहां पर और शो करना कि मैं वही हूँ, लेगेसी का आदमी हूँ, आप ही का हूँ, तो वो वहां इसीलिए तालियां बजती हैं, तालियां बजी भी। हालांकि बाद में जो लेकर गया था फिल्म एक्टर, और आपने यहाँ पर पिक्चरें भी देखी हैं, पिक्चर्स देखी हैं अली जफर की। अली जफर को आजकल तो खैर हमने वो, अब बात यहाँ ये भी है कि उन्होंने कहा कि जो गर्म हवाएं हैं इनको ठंडा कीजिए। ठंडा करने का मतलब वहां से जो एक्टर पहले आते थे, गाने बजाने वाले आते थे, उनको काम मिले। और गर्म हवाओं का मतलब ये, ठंडा करने का मतलब है कि भैया तुम सुधर जाओ, मर जाओगे तुम, हिंदुस्तान के सामने थोड़ा सा ठीक कर लो जिससे तुम्हारी कुछ मदद हो जाए। वही वाली बात कि अपने वाले को थोड़ा सा, भैया अभी तू कमजोर है तो उस तरह को थोड़ा कर देते हैं। हमें लग रहा है कि वो डांट कर आए हैं, जबकि वो ये कहकर आए हैं कि ये जो गर्म हवाएं हैं इनको ठंडी करो भाइयों, तुम्हारे पास आटा नहीं है और हिंदुस्तान से थोड़ा सा आप आ जाओ और ठीक हो जाएगा सब, हम ठीक कर लेंगे। ये है असली एजेंडा, इसलिए जावेद अख्तर की पूंछ में आग लगी है। तो ये था हमारा एक ब्रीफ कार्यक्रम। आपने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।